राधे जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में पुर्तगालियों का आगमन। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि भारत में पुर्तगाली का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ और उनके द्वारा भारत में कहाँ पे अपनी फैक्ट्री यानी कोठी खोली गई। अर्थात पुर्तगाली से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए हम अब अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में आपने इस परिस्थिति को, इस क्षेत्र को अच्छे तरह से समझने का प्रयास किया था, अर्थात समझा था। तो हम लोग पुनः चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इस यूरोप से भारत में प्रारंभ से ही व्यापार जारी था, अर्थात हो रहा था। और इस व्यापार के दो माध्यम थे, यानी कि दो माध्यमों से व्यापार हो रहा था। एक स्थल मार्ग से और दूसरा आप पढ़े थे जल मार्ग से। लेकिन यह दोनों मार्ग आगे चलकर बाधित हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। तो यूरोपियनों को एक तीसरे मार्ग की आवश्यकता हुई भारत पहुंचने के लिए, और उन सबों के द्वारा इस मार्ग का खोज प्रारंभ किया गया। और वह मार्ग था समुद्री मार्ग, अर्थात सारे समुद्र से होकर भारत पहुंचने का प्रयास प्रारंभ किया। तो इसी यात्रा वृत्तांत को हम लोगों ने समझा था, और इस यूरोपियनों के द्वारा जो यात्रा प्रारंभ हुआ उसमें विभिन्न देशों के यात्रियों के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो हम लोग अब इस क्लास में देखते हैं कि कौन कौन से जो यूरोपियन थे वो भारत यात्रा प्रारंभ किया था, और वह किस प्रकार से भारत पहुंचा था और कब पहुंचा था। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो स्पेन है, इस स्पेन के एक यात्री अपना यात्रा समुद्र में प्रारंभ करता है, अर्थात भारत के खोज में निकलता है। किंतु वह भारत न पहुंचकर सीधा उत्तरी अमेरिका यानी कहे तो अमेरिका पहुंच जाता है। उस व्यक्ति का नाम है कोलंबस। तो आपको याद रखना है, ये स्पेन है। स्पेन के जो यात्री निकला था यात्रा में, उसका नाम है पूरा क्रिस्टोफर, पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। इसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये कौन सा देश है, ये कहाँ का है, तो याद रखना है स्पेन। ये कहाँ का है, तो स्पेन का है। क्रिस्टोफर कोलंबस यात्रा शुरू करता है, और ये यात्रा भटकने के वजह से कहाँ पहुँच जाता है, तो अमेरिका। तो ये कब वहाँ पे पहुँचा, तो आपको याद रखना है 1492। तो आपको याद रखना है कि 1492 में यह क्रिस्टोफर कोलंबस भारत के यात्रा में निकला, लेकिन यह कहाँ पहुंच गया, तो उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अमेरिका का खोज कौन किया, तो याद रखना है क्रिस्टोफर कोलंबस। और वो कब किया, तो 1492 में। फिर क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का नाविक था, तो याद रखना है स्पेन का। तो ये हम लोग अमेरिका के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए इस यात्रा वृत्तांत के आगे का क्रम को देखें तो इस स्पेन के बाद पुर्तगाल से अनेक यात्री समुद्र में यात्रा शुरू करता है भारत पहुंचने के उद्देश्य से, लेकिन कोई सफल नहीं होता है, क्योंकि ये लोग यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते थे और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ही रह जाते थे, क्योंकि इससे आगे उन्हें भारत के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। अतः ये सारे यहाँ से व्यापार शुरू करते थे, अर्थात यहाँ से यात्रा शुरू करते थे, और ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ही यानी दक्षिण तक पहुँचे थे और पुनः यहाँ से वापस चले जाते थे। तो इस यहाँ जो देश देख रहे हैं उसका नाम है पुर्तगाल। ये कौन सा देश है, तो इसका नाम है पुर्तगाल। तो इस पुर्तगाल का एक व्यक्ति है, उसका नाम है प्रिंस हेनरी, यानी कहे तो द नेविगेटर, अर्थात पथ प्रदर्शक। इस प्रिंस हेनरी के द्वारा इस पश्चिमी तट का एक मानचित्र तैयार करवाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पश्चिमी तट यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट का मानचित्र कौन तैयार करवाया था, तो यह रखना है प्रिंस हेनरी। ये कहाँ के था, तो आपको यह रखना है पुर्तगाल का। तो हमारा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को लिखते चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि प्रिंस
प्रिंस हेनरी, पहला क्वेश्चन हो जाएगा प्रिंस हेनरी क्या करवाया था? तो नक्शा यानी कि मानचित्र बनवाया था किसका? तो पश्चिमी यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी तट का। आपको याद रखना है प्रिंस हेनरी क्या करवाया था? तो मानचित्र तैयार करवाया था किसका? तो याद रखना है अफ्रीका के पश्चिमी तट का। इस प्रिंस हेनरी का ही नाम है यानी कहा जाता है द नेविगेटर। इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। तो आपको ये चीज याद रखना है कि प्रिंस हेनरी का ही नाम है यानी कहा जाता है द नेविगेटर। इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। तो इस प्रिंस हेनरी के द्वारा क्या किया गया कि यहाँ से यानी कि यात्रा शुरू करके यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी वाले सभी क्षेत्रों का मानचित्र इसे तैयार करवा लिया गया, जिससे कि यात्रा में आसानी हो सके। अब नेक्स्ट बात आती है कि पुर्तगाल का एक नाविक यानी व्यापारी अपना यात्रा प्रारंभ करता है, उसका नाम है वास्को डी गामा। तो ये वास्को डी गामा 1497 में और लगभग 150 व्यक्ति के साथ अपना यात्रा कहाँ से? तो आपको याद रखना है ये पुर्तगाल से अपना यात्रा शुरू करता है। ये पुर्तगाल से अपना यात्रा शुरू करता है और ये पहुंचता है कहाँ? तो ये भी पहुंच जाता है अफ्रीका के पश्चिमी तट यानी सबसे दक्षिणतम वाले छोर तक, लेकिन इसके आगे इसे जानकारी नहीं थी। तो एक और यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है कि यहाँ पे एक द्वीप है, अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम छोर यानी दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। ये यहाँ पे एक क्या है? तो बिंदु है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आशा अंतरिप। इसका नाम क्या है? आशा अंतरिप। इस द्वीप का नाम है आशा अंतरिप। तो आपको याद रखना है कि ये अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु का खोज किया था। इस बिंदु का नाम है आशा अंतरिप और इसका जो खोज करता है यानी कि जो खोज किया था उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। इसका जो खोज किया था उसका नाम क्या था? तो आपको याद रखना है बार्थोलोमियो डियाज। इसे बार्थोलोमियो डियाज ने कहा था केप ऑफ स्टर्म से। इसे क्या कहा था? केप ऑफ स्टर्म, और इसी को कहा गया केप ऑफ गुड होप। इसी को कहा गया है केप ऑफ गुड होप। तो आपको यहाँ पे इन सभी नामों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि अफ्रीका के सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, छोर है, अंतिम जो बिंदु है, छोर है, उसका नाम क्या है? तो यह रखना है आशा अंतरिप, या इसी को कहा जाता है उत्तम आशा अंतरिप। इसका खोज कौन किया था? तो बार्थोलोमियो डियाज। और ये कब किया था? तो यह रखना है 1487 में। इसका खोज कब किया था? तो 1487 में। अब क्वेश्चन है कि इस बिंदु को इन्होंने क्या नाम दिया? तो यह रखना है केप ऑफ स्टर्म्स, और इसी को आगे चलकर कहा गया केप ऑफ गुड होप। यानी हिंदी में कहें तो इन्होंने इसका नाम दिया था तूफानी अंतरिप। इसका नाम दिया था क्या? तूफानी अंतरिप। तो इन सभी को हम लोग यहाँ क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आशा अंतरिप। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आशा अंतरिप। इसका खोज किया था कौन? तो बार्थोलोमियो डियाज।
बार्थोलोमियो डियाज, इसका खोज किया था बार्थोलोमियो डियाज। कब? तो याद रखना है 1487 में। इसी को कहा गया है केप ऑफ गुड होप। तो वो सारे पॉइंट वहाँ पे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बिंदु तक का खोज तो कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग पुनः आते हैं, ये वास्को डी गामा जो 1497 में 4 जहाज़ों के यहाँ पे यह रखना है 4 जहाज़ों से लगभग 150 व्यक्ति के साथ यात्रा प्रारंभ किया था पुर्तगाल से, जो पश्चिमी तट होते हुए पहुंचता है यहाँ पे कहाँ? तो केप ऑफ गुड होप यानी कि आशा अंतरीप। इसके बाद यहाँ पे इसका नाम है मेडागास्कर। ये आपका मेडागास्कर है। इसके ऊपर देखें तो केन्या है, यहाँ पे केन्या है, और इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे मोजाम्बिक। तो ये केप ऑफ गुड होप से आगे निकलता है और यहाँ पे अफ्रीका एवं मेडागास्कर के बीच से होते हुए, केन्या से होते हुए ये मेडागास्कर तक जाता है और मेडागास्कर से फिर ये आगे निकलता है और इस प्रकार से भारत के पश्चिमी तट पर ये पहुंचता है। और यहाँ जो सागर है उसका नाम है अरब सागर, आप देख रहे हैं। तो मोजाम्बिक के बाद ये अरब सागर में यात्रा प्रारंभ करता है और ये सीधा पहुंचता है भारत। यहाँ पे जो राज्य है वो है आपका केरल। तो यहाँ पे जो राज्य है वो केरल, और यह भारत का जो राज्य है, ये तट है उसका नाम है पश्चिमी तट और ये है आपका पूर्वी तट। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि भारत के पश्चिमी तट पर ये पहुंचता है लेकिन किस राज्य में? तो याद रखना है केरल। ये कौन सा राज्य है? तो ये है आपका केरल। और ये कब पहुंचता है यहाँ? तो याद रखना है 1498। कब? तो 17 मई। तो आपको याद रखना है 17 मई। 17 मई 1498 को कहाँ पहुंच जाता है? तो ये केरल में पहुंच जाता है। किस तट पे? तो याद रखना है पश्चिमी तट, लेकिन तट से आपको दिया गया यहाँ पे क्या? तो याद रखना है मालाबार तट। यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन लिखना है कौन सा? मालाबार तट। किस तट पे? केरल के किस तट पे पहुंचता है? मालाबार तट पे। और यहाँ पे जो बंदरगाह है उसका नाम है कालीकट। इसका नाम है कालीकट। इसी को कहा जाता था कड़ापू। इसको कहा गया कड़ापू। इसी को कहा गया कड़ापू। और इसी कालीकट का अभी वर्तमान नाम है कोझीकोड। इसका नाम है कोझीकोड। तो ये कालीकट पहुंचता है कहाँ? तो केरल। अब यहाँ पे देख लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वास्को डी गामा। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा वास्को डी गामा। ये कहाँ का था? तो यह रखना है पुर्तगाल। ये कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। ये वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो यह रखना है 1498 में, यानी कहे तो 17 मई। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 17 मई। 17 मई 1498 को यानी कि भारत पहुंचा। ये भारत पहुंचा कब? 1498 को भारत पहुंचा। कहाँ? तो यह रखना है भारत पहुंचा केरल के कालीकट। केरल के कालीकट बंदरगाह पर, केरल के कालीकट बंदरगाह पे। वो समय वहाँ का जो शासक था उसका नाम है जमोरिन। तो यहाँ पे हो जाएगा राजा, उसका नाम था जमोरिन। उस समय का वहाँ का शासक यानी कि राजा कौन था? तो जमोरिन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि यह वास्को डी गामा एमेनुअल प्रथम, या रखना है एमेनुअल प्रथम के आदेश से
से इमैनुअल प्रथम के आदेश से आया था। किसके आदेश के अनुसार ये भारत आया था? तो इसका नाम है इमैनुअल प्रथम के आदेश से। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो उस समय पुर्तगाल के शासक कौन थे? तो ये आपको याद रखना है इमैनुअल प्रथम, यानी इसी के आदेशानुसार वास्को डी गामा भारत का यात्रा किया था। एक और कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर करना है कि ये जो वास्को डी गामा भारत का यात्रा जो प्रारंभ किया था, तो यह भी सबसे पहले ये कहाँ पहुँचा? तो केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरिक्ष बिंदु यानी कि स्थान पे। इसके बाद इन्हें भारत के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन इस भारत के गुजरात का ये जो देख रहे हैं वो कौन सा राज्य है? तो ये गुजरात है। यहाँ का एक व्यापारी जिसका नाम है अब्दुल मजीद, तो इस अब्दुल मजीद की सहायता से इन्होंने अरब सागर को पार करके भारत तक पहुंचा था। अर्थात केप ऑफ गुड होप से भारत के विषय में जानकारी, यानी कि केप ऑफ गुड होप से भारत तक की यात्रा वृत्तांत है, उसकी जानकारी जो है यात्रा वृत्तांत ये किससे प्राप्त किया था? तो आपको यह रखना है अब्दुल मजीद, जो कहाँ का यात्री है? तो आपको रखना है गुजरात का। वो भी एक व्यापारी था, उन्होंने भारत से इस द्वीप तक की जानकारी पहले से प्राप्त कर रखा था। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत की जानकारी किससे प्राप्त किया था? तो अब्दुल मजीद भारत की जानकारी किससे प्राप्त किया था? तो अब्दुल मजीद। ये कहाँ का है? तो आपको रखना है गुजरात। ये कहाँ का व्यापारी है? तो ये गुजरात का है। ये फिर इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो आपको जानना है कि ये जो पुर्तगाली है यानी वास्को डी गामा, ये इम्पोर्टेंट है। ये कुल भारत में 3 बार यात्रा करता है, यानी कि 3 बार भारत आता है। तो तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तो ये पहली बार कब आया था? तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये कितना बार आया था? तो ये पहली बार आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दूसरी बार। याद रखना है दूसरी बार जो यात्रा हुआ वो आपको याद रखना है 1502। कब ये आया था? 1502 में आया था। और तीसरी बार हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि तीसरी बार आया कब? तो याद रखना है 1524 में। तीसरी बार आया कब? 1524 में। और यानी तीसरी बार कहें या इसी को कहें तो अंतिम बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंतिम बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो याद रखना है 1524 में। दूसरी बार कब आया? तो 1502 में। और पहली बार कब आया था? तो याद रखना है वास्को डी गामा का यात्रा हुआ था 1498 में भारत पहुंचा था। और ये याद रखना है 1524 में ये भारत पहुंचा आखिरी बार। और पुनः मृत्यु हम कहेंगे, इसमें ही ऐड कर देते हैं मृत्यु। तो इसकी मृत्यु हो जाती है आपको 1527 में। कहाँ? तो याद रखना है कोचीन में इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो आपको याद रखना है। तो ये 3 यात्रा इसका हमें याद रखना है। पहली बार आया कब? तो 1498, दूसरा बार 1502, तीसरा बार आया था 1524 में। और इसका जो मृत्यु है वो कोचीन में हो जाता है कब? 1527 में, यानी कि भारत में ही इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ये पुर्तगालियों का यात्रा वृत्तांत है। अब हम इससे आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। तो आपको अब जानना है क्या है कि ये पुर्तगाली पहला यात्री है, यानी वास्को डी गामा, जो भारत पहुंचता है 1498 में। जब ये केरल में पहुंचा तो यहाँ से काली मिर्च यानी कि मसाला एवं उसके साथ अन्य सामग्री यहाँ से लेकर ये वापस होता है पुनः कहाँ? तो पुर्तगाल में, अर्थात कहें तो यूरोप में। जब ये वापस होता है यूरोप में तो काफ़ी महंगे यानी कि कीमत पर उस मसाले को वो बेचता है। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कितना गुना मुनाफा हुआ।
कितना गुना मुनाफा, तो आपको यहाँ रखना है, याद रखना है कितना, तो 60 गुना। यहाँ से जो मसाला खरीदा था, मसाला इसमें क्या था, खासकर याद रखना है काली मिर्च। तो ये जो काली मिर्च था, वो जो मसाला है, कितने गुने मुनाफा पर बेचा, तो 60 गुना मुनाफा। कितना गुना मुनाफा हुआ, तो 60 गुना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जब 60 गुना इसे मुनाफा हुआ, तो इसका ध्यान केवल और केवल भारत पर टिका रहा, अर्थात ये भारत के साथ अधिक से अधिक व्यापार करने के लिए और जागृत हुआ। और इसी को देखकर इस देश के आसपास वाले जो देश हैं, वह भी यात्रा करने का काम जो है वो प्रारंभ किया। तो इसी यात्रा वृत्तांत में यहाँ के जो भी देश हैं, वो सब भारत का यात्रा शुरू करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पुर्तगाली यहाँ से काफ़ी अधिक मुनाफा कमाना शुरू किया, तो इसका जानकारी उन सभी आस पड़ोस के देशों को मिला, और वह भी अपने आप को अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से यात्रा प्रारंभ करना शुरू किया। तो हम लोग अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पुर्तगाल से दूसरा अभियान, पुर्तगाल से दूसरा अभियान आया। पुर्तगाल से दूसरा अभियान आया कब, तो आपको यह रखना है 1500 में। दूसरा अभियान कब आया था, 1500 में। और वो कौन है, तो पेड्रो अल्वारेज केब्राल। ये कितने जहाज लेकर आया, तो आपको यह रखना है 13 जहाज लेकर आया था। वास्को डी गामा कितने जहाज के साथ भारत आया था, तो यह रखना है 4 जहाज़ों के साथ आया था। और पेड्रो अल्वारेज केब्राल जो है कितने जहाज़ों के साथ भारत आया, तो आपको यह रखना है 13 जहाज़ों के साथ ये भारत आया था। अब नेक्स्ट हमें पॉइंट याद रखना है, पुर्तगाल में एक कंपनी बनी। पुर्तगाल में एक कंपनी बनी, यानी स्थापना हुआ, एस्तादो द इंडिया। कब, 1498 में। तो आपको याद रखना है कि पुर्तगाल में एक कंपनी बनी जिसका नाम है एस्तादो द इंडिया। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि पुर्तगाली ने पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पहली कोठी क्वेश्चन हो जाएगा, पुर्तगाली ने पहली कोठी खोला 1503 में। कहाँ, तो कोचीन में। आपको रखना है कोचीन में। और दूसरी कोठी खोला कहाँ, तो कब, 1505 में। और कहाँ, तो कनूर में। दूसरा कहाँ खोला था, कनूर में। तो आपको ये भी पॉइंट को याद रखना है कि पुर्तगाली ने अपनी पहली कोठी खोला था कहाँ, तो कोचीन में। कब, तो 1503 में। दूसरी कोठी इन्होंने कहाँ स्थापित किया था, तो 1505 में। कहाँ, तो कुर्नूल में। अब हम देखते हैं पुर्तगाली वायसराय। तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा पुर्तगाली वायसराय। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा पुर्तगाली, आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन हो जाएगा पुर्तगाली वायसराय, या इसी को कह लेंगे हम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल। कौन हो जाएगा, तो पुर्तगाली वायसराय, या कहें तो गवर्नर जनरल। ये हमारा अब यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब हम जानेंगे कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर या कहें तो वायसराय कौन आया था। तो हम लोग को यहाँ समझ जाना है कि इस पुर्तगाल से भारत में वायसराय
का आगमन होता है तो किन किन वायसरायों का आगमन हुआ और कब कब हुआ और उनके द्वारा भारत में कौन कौन सी नीति अपनाई गई, इन सभी कंटेंट को, पॉइंट को हम लोग यहाँ समझेंगे और उसे नोट डाउन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे पुर्तगाली वायसराय। तो पहला पुर्तगाली वायसराय, या सीधा लिख सकते हैं पहला, क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे पहला, प्रथम वायसराय, प्रथम जो वायसराय है उसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये आपको याद रखना है कि 1505 में भारत आया और ये 1509 तक भारत में रहा। ये कब तक रहा? तो 1509 तक रहा। ये इसका शासनकाल है। अब हम जानेंगे कि इसके द्वारा भारत में कौन कौन सी नीति अपनाई गई। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, तो वो है आपका शांत जल की नीति, यानी कि हम इसे याद रखेंगे, शांत जल की नीति, याद रखना है, शांत जल की नीति। इसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को इंग्लिश में कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। तो आपको याद रखना है कि पुर्तगाल से पहला जो वायसराय या गवर्नर भारत आया जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और वो कब आया? तो 1505 में, और कब तक रहा? तो 1509 तक रहा। और इसके द्वारा जो नीति अपनाई गई उसका नाम है शांत जल की नीति, यानी इंग्लिश में कहें तो ब्लू वाटर पॉलिसी। इस नीति का उद्देश्य था, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अरब सागर या कहें तो ये हिंद महासागर, तो इन हिंद महासागर में व्यापारिक नियंत्रण के लिए इन्होंने जो नीति बनाया उसी का नाम है शांत जल की नीति। एक और कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है कि ये पुर्तगाली जब ये भारत पहुंचा और इस क्षेत्र दक्षिण भारत से, यानी भारत से व्यापार प्रारंभ किया, तो भारत के क्षेत्रों में इस अरबवासी का यहाँ पे वर्चस्व था, अर्थात व्यापार कायम था। तो इनके द्वारा इन अरब के व्यापार को यहाँ से समाप्त करने का प्रयास प्रारंभ हुआ, और इसी क्रम में इनके द्वारा एक नीति अपनाई गई जिसका नाम है शांत जल की नीति, अर्थात सीधा कहे तो हिंद महासागर के क्षेत्रों में व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए इन्होंने नीति बनाई थी जिसका नाम रखा था शांत जल की नीति, यानी इंग्लिश में कहे तो ब्लू वाटर पॉलिसी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रथम, अब हम लोग देखते हैं दूसरा। यहाँ पे हमारा आंसर क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा वायसराय जो भारत आया उसका नाम है अल्फांसो, उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये आपका 1509 में भारत आया और 1515 तक ये भारत में रहा। इसके द्वारा जो बनाए गए कानून है, यानी कि नियम है, नीति है, उसमें है कि सर्वप्रथम 1510 में, यानी 1510 में गोवा को जीता। उस समय गोवा का जो शासक था, यानी गोवा पर नियंत्रण था, उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि दूसरा जो पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर भारत आया उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और यह कब आया? तो
9 में, और कब तक रहा तो 1515 तक रहा। इसके द्वारा जो पहला काम किया गया वो ये है कि 1510 में गोवा को इन्होंने जीता, और किससे जीता तो यूसुफ आदिल शाह से जीता। यानी कि क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि गोवा को किसने जीता था, तो यह रखना है अल्बुकर्क ने जीता था। कब जीता था तो यह रखना है 1510 में, और क्वेश्चन है किससे जीता था तो वो हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे पुर्तगाली साम्राज्य का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। ये याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, तो आपको यह रखना है वो कौन हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है, वो तीसरा जो है वो ये है, इन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह का प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट हमें पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था, तो भारतीय महिलाओं से विवाह का प्रोत्साहन दिया। अर्थात इन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित कह सकते हैं कि अपना यहाँ पे जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से ये काफ़ी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट है कि तीसरा, यानी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे तीसरा वायसराय। तीसरा जो वायसराय आया उसका नाम है नीनो द कुन्हा। उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो द कुन्हा, उसका नाम क्या है, नीनो द कुन्हा। ये आपको याद रखना है कि 1529 में आया और 38 तक ये रहा, और 1538 तक ये रहा। इससे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी बनाया कोचीन की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछा जाए कि गोवा को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। और ये कब बनाया, तो 1530 में, और किसके जगह, तो कोचीन की जगह। यानी कि कोचीन से इन्होंने राजधानी कर गोवा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसने बहादुर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इसने बहादुर शाह की हत्या किया। या रखना है जहाज पे हत्या किया। ये बहादुर शाह कहाँ का था, तो गुजरात का था। तो आपको यह रखना है कि एक साजिश के तौर पे बहादुर शाह को समुद्र में बुलाया गया इससे मिलने के लिए, और इसे जहाज पर ही इसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा, तो यह रखना है नीनो डी कुन्हा के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि इसने वसीम 1534 और दीव 1500 क्या रखना है
में नेक्स्ट रखना है बसीन 1534 और दी 1535 में अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। तो यह रखना है कि इन्होंने बसीन को कब जीता, तो 1534 में, और दीप को कब, तो 1535 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है, तो कार्टेज, वो है कार्टेज, कार्टेज व्यवस्था। इन्होंने कौन सा व्यवस्था लाया, कार्टेज व्यवस्था, अर्थात कहें तो ये एक प्रकार का क्या था, तो कह सकते हैं परमिट, परमिट, या इसी को कहे तो लाइसेंस, लाइसेंस। तो अब हमें जानना क्या है कि कार्टेज व्यवस्था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्टेज व्यवस्था किसने लागू किया था, तो नीनो डी कुन्हा। और एक कार्टेज व्यवस्था क्या है, तो इसका अर्थ होता है सीधा सीधा परमिट या कहे तो लाइसेंस। अब ये कहाँ किस लिए था, तो आपको जानना है कि अगर यहाँ पे कोई भी अरब के व्यापारी यात्रा करेगा या दूसरा कोई भी व्यापारी यात्रा करेगा यहाँ पे, यानी व्यापार करेगा, अरब सागर को या कहे तो हिंद महासागर को पार करेगा, भारत में आने के लिए व्यापार अगर करना चाहेगा, तो उस व्यापारी को एक परमिट लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, किसे, पुर्तगालियों से। और तब जाके वो परमिट पाने के बाद यहाँ पे व्यापार को प्रारंभ कर सकता है या व्यापार कर सकता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था अपनाई गई, ये जो लाइसेंस लेने की व्यवस्था थी, कहाँ, तो हिंद महासागर के क्षेत्रों में भारत से व्यापार करने के लिए, तो इसी व्यवस्था को कहा गया कार्टेज व्यवस्था, जो कौन लागू किया था, तो नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय, व्यापार का श्रेय दिया जाता है किसे, तो आपका याद रखना है पुर्तगाली, पुर्तगाली। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय किसको दिया जाता है, तो आपका रखना है किसे दिया जाता है, पुर्तगाली। अब है यह रखना है पुर्तगाल का देन, पुर्तगाल की देन, पुर्तगाल की देन क्या क्या है, तो आप जानते हैं आलू, टमाटर, पपीता, गन्ना, लाल मिर्च, प्रिंटिंग प्रेस, ये कब, तो याद रखना है प्रिंटिंग प्रेस, आपको याद रख लिखना है 1556 में। प्रिंटिंग प्रेस कब, तो 1556 में। कहाँ, तो याद रखना है गोवा। प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित किया, तो गोवा में। फिर आपको याद रखना है गोथिक कला का विकास। तो इत्यादि हम देख रहे हैं किसके द्वारा भारत में प्रारंभ हुआ या लाया गया, तो आपको याद रखना है पुर्तगाली की देन है या पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सारे लाए गए। तो क्या क्या है, आलू है, टमाटर है, पपीता है, गाना है, लाल मिर्च है, प्रिंटिंग प्रेस है। और ये कब, तो याद रखना है 1556 में। और कहाँ, तो गोवा में। और उसके बाद है आपको गोथिक कला, तो कौन सी है, गोथिक। ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, ये प्रिंटिंग प्रेस है। और दूसरा है गोथिक कला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये किसकी देन है भारत में, तो याद रखना है ये पुर्तगालियों की देन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहता था।
कहता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सेंट जेवियर भारत आया किसके शासनकाल में? तो यह रखना है अल्फांसो डी सूजा के काल में। ये भारत कब आया? तो 1542 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगालियों का कब्जा भारत में कहाँ कहाँ रहा है? तो उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला हो जाएगा कोचीन, जो आप देख चुके हैं, कोचीन है, कुनूर है, गोवा है, दमन है, दीव है, फिर देखेंगे तो हुगली है, मद्रास है, मद्रास के बाद हम लोग देखें तो मलक्का है, मलक्का है, हरमुज है और साल सेट, इसे कहा जाता था बम्बई। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस क्लास में भारत में पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखे हैं। इसे आप बारीकी से समझेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।